बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वो इस टॉपिक से बिल्कुल अलग हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने सिर्फ मेरे ख्याल से एप्लीकेशंस पढ़ी थी। ओके, अब जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है वो है किरचॉफ्स रूल या किरचॉफ लॉ। किरचॉफ्स लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये है क्या, ये रूल किस लिए आपकी बुक में शामिल किया गया है या टॉपिक में शामिल किया गया है। तो बेटा किरचॉफ लॉ बेसिकली सर्किट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो सवाल आता है सर सर्किट सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास कई सारे सॉल्यूशन हैं, जस्ट लाइक सबसे सिंपल आपके पास ओम्स लॉ। ओके, बिल्कुल करंट रेजिस्टेंस वोल्टेज मालूम करने के लिए ओम्स लॉ इज द बेस्ट। लेकिन ओम्स लॉ की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, उसके बाद वो काम नहीं करता। जैसे कि एक सिंपल सर्किट है, इसके ऊपर ओम्स लॉ बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगा। जो आपके स्क्रीन के सामने सर्किट आ रहा है, इसमें रेजिस्टेंस मौजूद है, वोल्टेज मौजूद है और करंट मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ गया, कोई बड़ा सर्किट आ गया, ऐसा सर्किट जिसमें 10 रेजिस्टेंस, 4 बैटरीज और आपके पास कई सारे पाथ हैं करंट के फ्लो होने के, तो आप वहां पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि आपको वहां पे सीरीज और पैरेलल की कंडीशन ही समझ में नहीं आएगी। सही, जैसे कि सर्किट में कुछ जगहों पे आपको लगेगा अगर मैं इस बैटरी के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये सर्किट बन रहा है, इस वाली सेंटर वाली बैटरी के अकॉर्डिंग बात करूं तो सर्किट इन दोनों में से कोई भी बन सकता है। ओके, और तीसरी बैटरी की बात करूं तो आपके पास कोई भी सर्किट आपके काम नहीं आएगा अलग अलग अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो। सही है, तो ओम्स लॉस पे अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा। जैसे कि एक और सर्किट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये एक और सर्किट है, और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। सही है, यानी कि है तो सेम, इसमें आपको करंट और रेजिस्टेंस की जगहें बता दी मैंने। देखो करंट कितनी डायरेक्शन से गुजर रहा है। ओम्स लॉ कंफ्यूज हो जाता है या ओम्स लॉ प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाता है जब आपके पास कोई चीज कांस्टेंट ना हो, कंडीशन चेंज हो रही हो बार बार। ऐसी कंडीशन में या ऐसे सिचुएशन में आप ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसा सर्किट जो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो, ये मैंने जो हिस्सा दिखाया है वो एक छोटा सा पार्ट है किसी बड़े सर्किट का, तो ऐसे सर्किट कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। सही है, ऐसे सर्किट कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको किरचॉफ का इस्तेमाल करना पड़ता है। सही है, so to solve the circuit we have to divide all elements in easy manner. This division of circuit is basically called Kirchhoff's law. किरचॉफ भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, किरचॉफ के लिए आपको सर्किट को डिवाइड करना पड़ता है, और जो डिवाइड जिस मैनर में करना पड़ता है वो मैनर आपके पास कहलाता है क्या? किरचॉफ लॉ। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ किरचॉफ लॉ। फर्स्ट वन इज करंट लॉ, सही है, इसको केसीएल भी कहते हैं, और दूसरा है वोल्टेज लॉ। सही है, एक किरचॉफ्स करंट लॉ है और एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, केसीएल एंड केवीएल। तो सिंपल करने के लिए सर्किट को आप दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, कोई एक इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोनों को इस्तेमाल करना है आपको फाइनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए। अब कैसे फाइनल आंसर फाइंड आउट होगा? सही है, अभी इसमें कोई सवालात नहीं होने चाहिए क्योंकि मैंने अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया। ओके, सवालात यहाँ से शुरू होंगे जहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अपना लॉ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम किरचॉफ्स के अंदर यूज करेंगे, उसको आप समझ लें। पहली टर्मिनोलॉजी जो है वो है ब्रांचेस। किरचॉफ लॉ के अंदर हम सर्किट की ब्रांचेस को पढ़ते हैं। इस सर्किट की ब्रांचेस क्या होती हैं? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन है इसकी बहुत माइनर सी, वेज ऑफ करंट टू फ्लो, सही है, या डायरेक्शन ऑफ करंट टू फ्लो। ये आपके पास ब्रांचेस वो आपके पास पाथ हैं जहां पे करंट फ्लो कर सकता है डिफरेंट डायरेक्शन में। ओके, तो इट इज फ्रॉम वन जंक्शन एंड एंड टू अनदर जंक्शन। सही, ये स्टार्ट होती हैं एक जंक्शन से और खत्म होती है दूसरे जंक्शन में। अब जंक्शन क्या है?
मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, सबसे पहले तो बात कि ब्रांच आप सर्किट को नहीं कह सकते। आप कहेंगे सर ये तो पूरे सर्किट में ही करंट दौड़ रहा है, ऐसे ही है ना, लेकिन आप पूरे सर्किट को ब्रांच तो कह नहीं सकते। तो ब्रांचेस हैं क्या? ब्रांचेस आप उन पॉइंट्स को या उन सर्किट के वायर्स को कहेंगे जहां पे आपके पास वायर दो हिस्सों में टूट रहा हो। जैसे कि मैं रेड लाइन बना रहा हूँ, इधर देख लो पहले, सही है, रेड लाइन बना रहा हूँ, आप सिर्फ इधर देख लो। अभी मैं सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बता रहा आपको, सिर्फ समझा रहा हूँ। ये जो मैंने रेड लाइंस ड्रॉ करी हैं, रेड एरोज, ये बता रहा है कि एक तरफ से कहीं ना कहीं करंट आ रहा है और वो करंट दो हिस्सों में टूट रहा है। ओके, जस्ट लाइक टी शेप बन रहा है। तो ये टी शेप अगर बन रहा हो किसी पॉइंट पे, तो बेटा मैं उस हर एक पॉइंट पे जो कनेक्ट होने वाला वायर है उसको मैं ब्रांच कहूंगा। तो इस पॉइंट बी पे कितनी ब्रांचेस कनेक्ट हैं? आपका आंसर आएगा 3। लेकिन पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट एफ को आप ब्रांच नहीं कह सकते। वजह क्या है? ये टर्निंग है, ये वायर मुड़ गया है। सही, आप जरूरी नहीं था इसको आप नोकीला बनाते हैं, तो खूबसूरती के लिए बनाए, आप वायर नोकीला नहीं बनाते। सही है, आप यहीं से जोड़ देते ये यूं करके, सर मैं तो इस तरह से बना रहा हूँ, बनाते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये टर्निंग है खाली। ओके, दिस इज नॉट ब्रांच, ये ब्रांच नहीं है, ये मेरे लिए ब्रांच नहीं है। ब्रांच क्या होगी? जहां पे करंट एक तरफ से आ रहा हो और डिवाइड दो हिस्सों में हो रहा हो, कम से कम दो हिस्सों में। ज्यादा से ज्यादा उसकी मर्जी है कितनी ब्रांचेस लग सकती हैं, तो कम से कम एक करंट का जो पाथ है वो दो पाथ में डिवाइड हो रहा हो, उस ब्रांच, उस जगह को हम, या उन लाइंस को, उन डायरेक्शंस को हम ब्रांचेस कहते हैं। जैसे कि एक और ब्रांच यहाँ पे मौजूद है, यानी कि एक और साइड मौजूद है यहाँ ब्रांचेस, जिसको हम कह सकते हैं ये वाला हिस्सा। सही, यानी कि एक तरफ से करंट आ रहा है और दो जगह डिवाइड हो रहा है, तो ये हिस्सा, सही है, ये हिस्सा आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास ब्रांचेस हैं। ये पॉइंट ब्रांच नहीं है, इस पॉइंट के साथ ब्रांचेस कनेक्ट है। आ गई बात समझ में? और आगे जो बात लिखी है ना, सिंगल ब्रांच द वैल्यू ऑफ करंट इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स इन द ब्रांच। सही है, तो उस एक ब्रांच के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स लगे होंगे वो सारे के सारे सेम करंट पे होंगे। सही, तो ये तो कनेक्शन है ब्रांच का। लेकिन ये ब्रांच कितनी बड़ी है? तो आपने कहा सर ये ब्रांच यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी ब्रांच है। ओके, तो मैंने क्या बताया था? जंक्शन से जंक्शन, तो बेटा ये पॉइंट जो कहलाता है वो जंक्शन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे, फिलहाल इसको पॉइंट कह लो। तो जहां से ब्रांच शुरू होती है और जहां पे खत्म होती है वहां तक आपके पास जो पूरा हिस्सा कहलाता है वो सिंगल ब्रांच कहलाती है, अगर कोई बीच में कोई दूसरा पॉइंट या जंक्शन नहीं आ रहा। ओके, तो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन में आकर आप रुक गए, ब्रांच खत्म। यहाँ से दूसरी ब्रांच शुरू होगी और यहाँ से शुरू करके हम कहाँ जाएंगे? सी, और सी पे बी, एक नई ब्रांच बन गई। और फिर तीसरी ब्रांच क्या होगी? बी से ये वाली, तीन ब्रांचेस हैं यहाँ पे। बात समझ में आ गई? जंक्शन क्या होता है? तो जंक्शन इज अ पॉइंट in a complex circuit where current is distributed into two or more direction, combines two or more branches together। तो वही बात, ऐसा पॉइंट जहां से दो या दो से ज्यादा करंट डिवाइड हो रहा हो। सही है, यानी कि एक जगह से करंट आ रहा है और वो दो या दो से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, करंट इस तरह से आया बी पॉइंट की तरफ और बी पॉइंट से करंट आगे भी गया और एक तरफ इस तरफ भी मुड़ गया। तो इस पॉइंट में क्या हुआ? इस पॉइंट से आपने कहा सर बी पॉइंट से ना करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो बी पॉइंट क्या कहलाएगा? जंक्शन कहलाएगा। ऐसा पॉइंट जहां से करंट दो या दो से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड हो रहा हो इज नोन एज जंक्शन। तो जंक्शन और ब्रांच का ताल्लुक जो है ना बहुत ज्यादा करीबी है। तो जंक्शन समझ में आएगा तो ब्रांच समझ में आएगी, ब्रांच समझ में आ गया तो जंक्शन भी समझ में आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो अगर मैं आपसे सवाल करूं, हाउ मैनी जंक्शंस आर देयर इन दिस सर्किट, तो कितने जंक्शन है भाई और ब्रांचेस कितनी है, जरा बता दो। जंक्शन के बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास इस सर्किट का, और खास तौर पे किरचॉफ रूल का,
इट इज लूप। लूप क्या है इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ये आपके पास सर्किट का ये हिस्सा है, सही। पहले डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूँ फिर बताता हूँ। पाथ ऑफ अ करंट, सही है, यहाँ पे करंट मिसिंग हो गया। पार्ट ऑफ अ करंट इज कॉल्ड लूप, सही है। आपके पास जो करंट का पाथ है वो लूप कहलाता है। लेकिन आप कहेंगे सर सर्किट भी तो लूप, आपके पास पाथ ऑफ करंट होता है। जी, सर्किट पाथ ऑफ करंट होता है, लेकिन सर्किट कंप्लीट सर्किट को कहते हैं। यानी कि 100 आपके पास कंपोनेंट लगे हुए हैं, 100 बैटरीज हैं, 100 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके पास, तो पूरा का पूरा सर्किट कहलाता है। लूप हमेशा आपके पास स्मॉलर पार्ट होता है सर्किट का, स्मॉलेस्ट पार्ट। मतलब if current starts to flow such that it stops at the point from where it started to flow, okay? जैसे कि आपके पास करंट, मैंने बोला कि भाई करंट जो चलना शुरू हो रहा है ना वो कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से चलना शुरू हो रहा है। तो मैंने ए से बी तक कहा कि भाई करंट चला, फिर करंट बी से ई तक आया, फिर ई से एफ तक आया, और फिर एफ से वापस ए में चला गया। ऐसे ही होता है ना, करंट रोटेट करता है। तो ये कहलाएगा वन लूप। ओके, मैंने जैसे कि एग्जांपल पे दिया हुआ है कि इस सर्किट के अंदर दो लूप्स हैं। पहला ए बी ई एफ ए जो मैंने बनाया है, ए बी ई एफ ए, सही है। आखिरी वाले जो पहला वाला अल्फाबेट है वो दोबारा रिपीट करना होता है, पता चलेगा ये लूप है, दोबारा शुरू हो गया। और दूसरा है बी सी डी ई एंड अगेन बी, सेकेंड लूप, सही है। ये लूप आप अपनी मर्जी से बनाते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट को देख के कभी नहीं बनाते लूप। लूप हम खुद से बनाते हैं अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी है। आप उल्टा बनाते हैं, मैंने ए बी ई एफ ए बनाया, आप बोले सर मैं ए एफ ई बी ए बनाना चाह रहा हूँ, बना लो। लूप आपकी मर्जी का है, सॉल्यूशन वैसे ही होगा जैसे लूप बनाओगे। बट लूप बनाना जरूरी है क्योंकि लूप ही आपके पास फर्स्ट स्टेप है किरचॉफ के सॉल्यूशन का। ओके, सवाल नहीं। अच्छा, लास्ट चीज है आपके पास एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को समझाने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट हर वो चीज जो सर्किट के अंदर आपके पास एक्टिव है, सही है, यानी कि सर्किट के अंदर लगी हुई है। बैटरी है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, एनीथिंग, सही है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिलहाल हम सिर्फ रेजिस्टेंस और बैटरी को पढ़ेंगे सर्किट्स के अंदर। बेटा अब एक्चुअली हम लॉ के ऊपर चलते हैं, जो हमारे लॉज हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, या उसको हम कह सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर इसको जंक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये है क्या? तो इसका लॉ आपको याद करना है, एक लाइन का लॉ है, इन अ सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। सर्किट के अंदर जो अलजेब्रिक सम होगा, यानी कि नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली चीज, तो हमेशा जीरो आएगी करंट की। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। ओके, पहला पॉइंट कि अगर आपके पास जंक्शन में करंट आ रहा है, एंटर हो रहा है, तो करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर जंक्शन से करंट जा रहा है तो आप करंट को नेगेटिव लेंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम पेश कर रहा हूँ, सही है, समझिएगा इसको। ये आपको नजर आ रहा होगा, वाई शेप में मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, एक पार्ट है सर्किट का, और जहां पे पॉइंट्स मिल रहे हैं, नजर आ रहा है, ये जंक्शन है, 100% जंक्शन है। वजह क्या है, यहीं से कहीं ना कहीं से करंट आ रहा होगा और इस पॉइंट पे आके मर्ज हो रहा है, उसके बाद डिवाइड हो रहा है। कहीं से भी करंट आ रहा हो, जरूरी नहीं है करंट एक जगह से आ रहा हो, दो जगह से भी आ सकता है, वो फिर बाद में बाकी अलग दो जगह डिवाइड हो सकता है। तो सपोज दैट कि ये आपके पास एक जंक्शन है और चार करंट्स के एरोज इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यानी चार करंट बढ़ रहे हैं, तीन करंट बढ़ रहे हैं इस तरफ, I1, I2 एंड I3। मैंने उनकी वैल्यूज भी 1 2 3 ले ली है। ओके, करंट कहाँ बढ़ रहे हैं, जंक्शन की तरफ, और हम जंक्शन का क्या काम है, उसको डिवाइड करना, सम करना, कुछ भी उसकी मर्जी है। तो चौथा जो हिस्सा है वो करंट को लेके वापस जा रहा है इस पॉइंट से, सही है। अब आपको इसमें जज करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन से हैं। तो कौन बता सकता है कि इनमें से पॉजिटिव कौन सा करंट है, नेगेटिव कौन सा करंट है, अकॉर्डिंग टू दीज 2 पॉइंट्स, सही है, मुझे जरा बताओ। I1, I2, I3, I4, चारों में से कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? तो इनकमिंग जंक्शन की तरफ आने वाले सारे के सारे करंट पॉजिटिव, यानी कि I1, I2, I3 आर पॉजिटिव, और जंक्शन से दूर जाने वाला करंट, निकलने वाला करंट इज नेगेटिव, तो I4 इज नेगेटिव।
सही है, काफी सारों ने सही जवाब दिया। तो एक बात याद रखिएगा, लॉ बोल रहा है कि भाई इनका सम, इनका टोटल सम 0 होना चाहिए। जैसे कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा, जैसे कि आपने पढ़ा था टॉर्क के लिए, सही है, और आपने मोमेंट उसके लिए पढ़ा था इक्विलिब्रियम के लिए, सम ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल टू 0। तो यही बात है, सम ऑफ ऑल करंट इक्वल टू 0 आना चाहिए, सही है। तो करंट अप्रोचेस द जंक्शन, वो तीन है, कौन कौन से हैं? I1 जिसका करंट 1 है, I2 जिसका करंट 2 है, और I3 जिसका करंट 3 है। क्योंकि पॉजिटिव हैं आपस में ऐड होंगे। तो करंट लीव कर रहा है वो 6 है, -6 आएगा, नेगेटिव है, ओके, -6। तो जब आप सम करोगे इसका, तो ये आपके पास इस तरह से आएगा, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 6 इज नेगेटिव, आंसर विल बी 0। सही है, इन सबको ऐड करके आंसर 6 आएगा, 6 में से 6 माइनस हुआ, आंसर 0। इसका मतलब सर्किट सही बना हुआ, ओके। तो जनरली वी हैव टू सम ऑल अप्रोचिंग एंड लीविंग करंट, सो आपके पास समेशन I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 सो ऑन इक्वल टू 0, या आप इसको लिख सकते हैं समीशन I इक्वल टू 0, सेम है समीशन F इक्वल टू 0 था फोर्सेस के लिए, समीशन टॉ इक्वल टू 0 था टॉर्क के लिए, इस तरीके से समीशन I इक्वल टू 0 है करंट के लिए। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस प्रिंसिपल, सही है, यानी कि एट पॉइंट चार्जेस एंटर इज ऑलवेज इक्वल टू चार्जेस लीव, सही है। तो एनी पॉइंट का मतलब है एनी जंक्शन, इस पॉइंट पे जहाँ पे चार्ज आ रहे हैं और जहाँ से चार्ज जा रहे हैं, दोनों की क्वांटिटी आपस में बराबर होगी, सही है, वरना आपके पास 0 कभी आ ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई सबके? थैंक यू, अल्लाह हाफिज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद जो भी टॉपिक होगा हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, सेकंड लॉ को पढ़ेंगे, सही है, जा सकते हैं आपको। अल्लाह हाफिज।